हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हम 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में इन दिनों इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे कैश बुक बनाना, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, issue of shares for consideration other than cash और calls in arrear and interest thereon। तो चलिए आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों, +1 में आपने कैश बुक पढ़ी, याद है कि नहीं? कैश बुक क्यों बनाते थे? जब हमारा कैश अकाउंट से काम चल सकता था तो बुक बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि कैश अकाउंट से भी हमारा कैश बैलेंस पता चलता है और कैश बुक बनाने से भी हमारा कैश बैलेंस पता चलता है, कैश और बैंक दोनों। तो क्यों बनाते थे हम? देखिए, कैश बुक बनाने का मतलब है आप कैश और बैंक से संबंधित एंट्रियां नहीं करेंगे। जी हाँ, कैश की और बैंक की जर्नल एंट्री नहीं करनी। जब बुक बनाई जा रही है तो उसकी एंट्री नहीं करनी। ऐसा करने से यदि हमारी जर्नल इतनी मोटी होती, और मैं मानता हूं कि लगभग 50% हमारी कैश और बैंक से संबंधित एंट्री होती है, तो समझ लीजिए आधा ही जर्नल बनेगा, आधा जर्नल बच जाएगा। तो वो सीधा ही डायरेक्ट कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। इससे हमारी जर्नल भी छोटी बनी, हमारी मेहनत भी कम लगेगी, और बाद में भी हमने इनको पोस्टिंग करना था तो 2 साइड पोस्टिंग करना था, तो एक साइड तो अभी पोस्टिंग हो गया और दूसरी साइड कैश बुक से करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि कैश बुक जब बनाई जाएगी तो उसकी जर्नल नहीं बनेगी। किसकी? जिस भी एंट्री में या तो कैश अकाउंट आ गया, चाहे डेबिट हो गया चाहे क्रेडिट हो गया, या बैंक अकाउंट आ गया, डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, तो वो एंट्रीज आपकी जर्नल में नहीं जाएंगी। अब एक बार पहले परफॉर्मा देख लेते हैं। सामने देखिए कि कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम जो हमने +1 में सीखी थी, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट एंड पेमेंट जिसे कहते हैं, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक है जिसमें कैश का कॉलम भी है, बैंक का। दूसरी तरफ भी डेट, पर्टिकुलर्स जिसमें पेमेंट्स आ गई, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ये हमने +1 में किया। अब बच्चों, क्योंकि अभी हम फिलहाल इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं और हमारा इशू ऑफ शेयर में कैश की एंट्री नहीं है, सब कुछ बैंक से लेन देन है, तो अगर मैं ये परफॉर्मा यूज करूं तो इसमें मेरा कैश का कॉलम फिलहाल के लिए वेस्ट जाएगा, यानी इसमें कोई एंट्री नहीं करनी। तो बच्चों, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, वैसे तो परफॉर्मा यही है, रियल जो प्रैक्टिस होती है उसमें तो यही परफॉर्मा है, लेकिन क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस केवल बैंक कॉलम पर है। तो कैश कॉलम को छोड़ते हुए हम इस तरह से इससे जो नया दूसरा परफॉर्मा है वो बनाएंगे। जैसे कि आप ये देखिए, इसमें कैश बुक ब्रैकेट में लिखा है बैंक कॉलम ओनली। इसका अर्थ क्या निकला कि वैसे तो कैश बुक में यदि एक कॉलम हो तो वो कैश कॉलम का अधिकार है, ना कि बैंक कॉलम का। बैंक का तो बाद में, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त केवल बैंक कॉलम पर ध्यान दे रहे, कैश कॉलम पे नहीं, तो हमने ऊपर लिख दिया बैंक कॉलम ओनली, कि इससे क्लियर होगा कि पहला तो कैश कॉलम होता है फिर बैंक कॉलम होता है, तो यहां पर बैंक कॉलम। ठीक है, अब कैसे बनता है देखिए, जैसे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी इफ एनी, अगर कोई बैलेंस पहले से बैंक बैलेंस दिया हो तो लिखना है, अगर नहीं है तो ये लाइन ही नहीं लिखनी। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, आपको लाइन ही नहीं लिखनी है टू बैलेंस बीडी अगर नहीं है तो।
उसके बाद जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी आया, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो वो एंट्री लिखी ही नहीं जानी, वहां से हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं लिखना। यदि लिख दिया तो समझ लीजिए आपके मार्क्स कट गए, यानी आपको ज्ञान ही नहीं। तो टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन उससे नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसमें बैंक है ही नहीं, वो एंट्री लिखी जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री क्या होती थी, अलॉटमेंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो एंट्री भी लिखी जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो नहीं लिखनी, सीधा यहां रिसीप्ट हो रहा है टू शेयर अलॉटमेंट। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे, लेकिन रिसीव करने की नहीं लिखेंगे, रिसीव की यहां सीधा लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह से टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी आएगा। और पेमेंट साइड में देखिए, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने इससे पिछला एक क्वेश्चन किया था जिसमें इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम था, तो उसमें बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस है 5,000 रुपये लेस कर दिया। इस तरीके से टोटल करके जो बैलेंस आया लास्ट में बाय बैलेंस सीडी 2,35,000 हो गया। टोटल 240 था, 240 में से 5 कम हो गया, 235। ठीक है, ये है हमारा कैश बुक। बच्चों अब हम करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों का न्यून आवेदन अथवा अंशों के लिए कम आवेदन आना। मतलब क्या निकला, इसका अर्थ है कि मान लीजिए हमने 1,00,000 शेयर इशू करे, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के 1,00,000 शेयर बिके, लेकिन बाजार में कोई आवश्यक नहीं है कि लोग हमारे 1,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई ही करें। हो सकता है कि 1,00,000 से कम के लिए अप्लाई करें। अब अगर 1,00,000 से कम एप्लीकेशन आती हैं तो ऐसे में हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम आवेदन राशि को ध्यान रखना होगा। जो पहले भी बताया था कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 इस बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं कहता, लेकिन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी स्पष्ट निर्देश देती है कि जितना इशू करेंगे उसका 90% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा। तो इससे जाहिर होता है, क्लियर होता है कि जितने अंश जारी किए हैं उसका 90% कम से कम राशि आना आवश्यक है, और यदि वो राशि नहीं आती तो कंपनी नहीं खुल सकती। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे 1,00,000 शेयर इशू किए हैं, तो यदि 1,00,000 का 90% निकाला जाए तो 90,000 शेयर्स होते हैं। तो यदि 90,000 शेयर से ऊपर रहते हैं, 90,000 या 91,000, 92,000, तो कंपनी खुल जाएगी। लेकिन अगर 90 से नीचे है तो कंपनी नहीं खुल सकती, या तो किसी और तरीके से उस पैसे को पूरा किया जाए, शेयर होल्डर जो प्रोमोटर्स हैं वही शेयर खरीदें, लेकिन 90% तो होना ही जरूरी है। ठीक है, तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन। बच्चों अब हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। हमने पहले किया था कि अंश हम पर्सनल तौर पे भी इश्यू कर सकते हैं बजाय पब्लिक को इश्यू करने के। दूसरा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर पब्लिक था, और अब तीसरा है कि बिना कैश के अंशों का निर्गमन करना। बिना कैश के किसको करते हैं, एक तो कंपनी के प्रोमोटर्स आदि को, डायरेक्टर्स आदि को, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है उसके बदले उनको शेयर दिया जा सकते हैं। इसी प्रकार से हम किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से हम कोई संपत्ति आदि खरीदते हैं, और संपत्ति के जो भुगतान है बजाय नकदी में करने के, कैश में करने के, हम उन्हें कंपनी के शेयर देकर उसको शेयर होल्डर बना लेते हैं। ये भी एक तरीका है भुगतान करने का। तो देखिए, जैसे पहला है इश्यू ऑफ शेयर्स
टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। प्रमोटर प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले शेयर देना। देखिए बच्चे, जब शेयर देंगे कैश तो नहीं लेंगे ना। आपको याद है नेट एंट्री क्या बनती थी जब भी हम पब्लिक को शेयर बेचते थे? हालांकि एंट्री होती थी पहले बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, लेकिन एप्लीकेशन कट जाती थी। पहले में क्रेडिट हुई, दूसरे में डेबिट हुई, कट के क्या बचा? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो याद है ना, बैंक डेबिट होता था, कैपिटल क्रेडिट। अब भी क्योंकि आप शेयर इश्यू करोगे प्रमोटर्स को, चाहे नकदी के बदले करो चाहे बिना नकदी के करो, तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगी। तो एंट्री में देखिए क्या लिखा है? टू शेयर कैपिटल। ये क्लियर हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुई। अब डेबिट में बैंक तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं। तो बैंक की बजाय इसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट लिखेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। फॉर्मेशन निर्माण करना होता है तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट लिखा जा सकता है। ठीक है। और नरेशन में हो जाएगा इश्यू ऑफ, जितने भी शेयर इश्यू करें। मान लीजिए आपने जैसे इससे पिछले एग्जाम्पल में हमने 2000 शेयर्स इश्यू किए थे, तो 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज टू प्रमोटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है बच्चों इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। शेयर इश्यू कर रहे हैं किसी संपत्ति को खरीदने के बदले। जैसे कि आप जब संपत्ति खरीदोगे तो वो संपत्ति आपकी डेबिट हो जाएंगी। जो भी खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे बिल्डिंग डेबिट, लैंड खरीदोगे लैंड डेबिट, जो भी खरीदेंगे। तो यानी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। जब क्लियर तो नहीं लिखा ना क्या खरीदा, तो फिर वहां पर हम सन्ड्री एसेट लिखेंगे, विविध संपत्तियां। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर किसे कहते हैं? विक्रेता। टू वेंडर्स अकाउंट, संपत्तियां खरीद ली और टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है। उसके बाद जब भुगतान करेंगे तो वेंडर को अब डेबिट किया जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। अगर हम कैश देते यानी बैंक से पे करते तो टू बैंक लिख देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बैंक से पे ना करके उन्हें शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो जब भी शेयर इश्यू करोगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। ये तो बात याद रखिए। तो टू शेयर कैपिटल हो गया। नरेशन क्या बनेगी? इशूड शेयर्स ऑफ ₹, जितनी का भी है, एज पेमेंट टू वेंडर अकाउंट, एज पेमेंट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है बच्चे। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ए लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से एक चालू व्यवसाय खरीदा, यानी जो बिजनेस चल रहा है, फॉर ए सम ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख में सौदा हुआ। अब वो संपत्तियां ज्यादा की भी हो सकती हैं 10 में, और कम की भी हो सकती हैं 10 में। हमने 10 लाख देना है, चाहे संपत्ति ज्यादा है चाहे संपत्ति कम है। किससे कम? 10 लाख रुपए से, चाहे ज्यादा हो चाहे कम। संपत्तियों में से दायित्व घटा के जो नेट अमाउंट बना, तो 10 लाख में हुआ। पेबल 12% बाय ए चेक। 12% तो हमने चेक से देना है, नगद। एंड बैलेंस बाय फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। और बाकी जो पैसे हैं हमने फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स के जरिए देना है, ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 100 रुपए का शेयर है, लेकिन 100 में नहीं 110 में देना। 10 रुपए महंगा है, 10%। तो 100 रुपए का 10% कितना होगा? 10 रुपए। 110 में देना है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड वर एज फॉलोज। संपत्तियां और दायित्व ये थे। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की, कैश एंड बैंक सिर्फ 20,000, सन्ड्री डेटर्स 50,000, स्टॉक इन हैंड 1 लाख, और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी तक ये सारी संपत्तियां थी, अब एक लायबिलिटी भी आ गई कि 70,000 की हमने लायबिलिटी भी दी।
तो इन सब संपत्तियों का जोड़ करें तो 3 और 5 8, 8 लाख, 8,20,000, 50 8,70,000 और 1 लाख और जोड़ा तो 9,70,000 हो गया। और 9,70,000 की संपत्तियां ले ली और 70,000 के दायित्व ले लिए। यानी एक तरफ तो 9,70,000 की संपत्ति आ गई, एक तरफ 70,000 का दायित्व आ गया। ठीक है, तो देखा जाए तो मुझे 9 लाख रुपए की नेट एसेट्स मिली है ना। 9 70 में से 70 जाएंगे। अब 9 लाख हुआ ना, 9 70 में से 70 गया तो 9 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि उसको हमें देना कितना है, हमने उसे 10 लाख रुपए, तय कितना हुआ था 10 लाख। तो देखिए बच्चों क्या होगा, जब जितनी भी संपत्तियां खरीदी उन सबको डेबिट करेंगे। देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख, कैश और बैंक अकाउंट 20,000, सन्ड्री डेटर्स 50,000 और स्टॉक इन ट्रेड 1 लाख रुपीज। सारी जो संपत्तियां थी वो हमने डेबिट कर दी। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000। आपको याद है कितना हुआ था टोटल, 9,70,000, उसमें से 70 गए तो देखा जाए तो नेट 9 लाख की संपत्तियां। लेकिन हमने तो 10 लाख देने उन्हें, ये तो पहले से तय हो गया। तो बच्चे 10 लाख देने हैं तो 2B लिमिटेड, ब्रैकेट में क्या लिखा है वेंडर्स अकाउंट। अगर क्वेश्चन ना होता बी लिमिटेड वाला तो मैं यहाँ पे 2 वेंडर्स लिमिटेड लिखता, विक्रेता खाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि बी लिमिटेड से खरीदा इसलिए 2B लिमिटेड। ओके, तो कितने में 10 लाख में। अब देखो तो 10 लाख तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 10 लाख और 70, 10,70,000 और डेबिट साइड का जोड़ कितना हुआ था 9,70,000। तो डेबिट साइड में पड़ गया कम, यानी एसेट्स होगी कम। तो इसका क्या अर्थ निकला, जब मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूं और संपत्तियां कम ले रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं, ऐसे क्यों देना चाहता हूं कि संपत्ति कम मिल रही है और मैं पैसे ज्यादा दे रहा, क्यों भाई। इसका मतलब है उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है, मुझे पता है कि उसका इतना नाम है, इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। इसलिए बच्चे डेबिट साइड में गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, BF लिखा है ना, B.F. तो दिस इज बैलेंसिंग फिगर और 1 लाख रुपए लिख दीजिए। क्लियर है, ठीक है बच्चे। अब हमने 10 लाख का भुगतान करना है, तो 10 लाख का भुगतान करने के लिए क्या तय हुआ था, 12% तो नकद देना है। टोटल कितना देना है हमने 10 लाख, ये तय है। 10 का 12% कितना होगा 1,20,000, दो ना 1,20,000 नकद तो दोगे तो आप वेंडर्स अकाउंट डेबिट लिखोगे, यानी बी लिमिटेड डेबिट टू क्या बैंक, क्योंकि बैंक से 1,20,000 दे रहे हो। नरेशन बन गई 12% पेमेंट मेड बाय चेक। अब 10 लाख में से 1,20 तो दे दिया, अब कितने बच गए 8,80,000। अब 8,80,000 हमने कैसे देने हैं बच्चे, 8,80,000 हमने देना है शेयर के द्वारा, इक्विटी शेयर्स के द्वारा देना। अब देखिए 8,80,000 जो है 8,80,000 रुपए देना है। वैसे तो एक शेयर 100 रुपए का है कि नहीं, पर जब हम भुगतान कर रहे हैं तो उन्हें महंगा करके दे रहे हैं, प्रीमियम सहित दे रहे हैं, तो वो 10% ज्यादा पेमेंट होगी। जो 10 इस पर 10% कितना होगा 10% हो जाएगा, यानी 10 रुपीज। क्यों होगा 10 रुपीज, क्योंकि 100 का 10% 10 रुपीज होगा। तो टोटल कितना हो गया बच्चे 110 रुपए। तो 110 रुपए एक शेयर भुगतान करेगा। तो जब इसकी जगह मैं 110 लिख दूंगा तो 110 से एक जीरो कट जाएगी और 11 8 88 और 3 जीरो हो जाएंगे। तो 8,000 शेयर्स आप इशू करेंगे। कितने शेयर इशू होंगे 8,000। लेकिन 8,000 शेयर जब दोगे तो वो तो 10 के हिसाब से 8 लाख के तो हुए, नहीं 80,000 होगी, 8,000 होगी 100 के हिसाब से। 8,000 शेयर जब आप 100 रुपए के हिसाब से देंगे तो आपका 8 लाख का ही तो भुगतान हुआ।
जबकि 8,80,000 करना है, भाई वो 10% प्रीमियम भी तो देना है ना, प्रीमियम पे देना है। तो बच्चे देखिए क्या एंट्री बनेगी, बी लिमिटेड डेबिट 8,80,000, ठीक है, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर इशू है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स कितने थे बताइए, इक्विटी शेयर थे आपके 8,000 शेयर, और 100 के हिसाब से 8 लाख की कैपिटल होगी, और बाकी बना प्रीमियम। तो अभी पहले प्रीमियम का क्वेश्चन किया था ना, प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, 8,000 शेयर पे 10-10 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। ठीक है बच्चे, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, सेम क्वेश्चन है, उसमें फर्क जो कर दिया वो हमने ये कर दिया कि वहां पर जहां पर देखिए तीसरी लाइन में शेयर ऑफ ₹100 था पहले, वहां 40 रुपीज ईज कर दिया, बाकी क्वेश्चंस में चेंज नहीं है। और नीचे एक हमने लैंड एंड बिल्डिंग जो थी पहले कितने की थी, 5 लाख की, अब उसे हमने 7 लाख की बना दिया। ऐसा करने से हमने 2 लाख की संपत्तियां बढ़ा दी। पहले कितने की संपत्ति बन रही थी टोटल, 9,70,000 की, अब कितने की होगी, 11,70,000 की। अब 11,70,000 में से 10,70,000 घटाओगे तो 1 लाख रुपए आपको लाभ हो गया। तो देखिए इसकी एंट्रीज वही की वही एंट्री है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग चेंज हो गया। ठीक, अब ऐसा करने से मेरी डेबिट साइड ज्यादा हो गई पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। इसका मतलब निकला कि मेरे पास संपत्तियां ज्यादा की आ रही है, मैं भुगतान कम कर रहा हूं, तो कम कर रहा हूं तो इससे मुझे लाभ हो रहा है, जिसे पूंजीगत लाभ कहते हैं, उसे हम कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट करेंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2, यानी 2 कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, पर दोनों नहीं आएंगे, आपकी गुडविल नहीं आएगा क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। तो बच्चे अगर डेबिट साइड में लिखना पड़ा बैलेंसिंग फिगर तो गुडविल आएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो ये आपका पहला तो कैपिटल होता है, लेकिन कैपिटल की जगह तो हमने लिख ही दिया कि 10 लाख देना है, तो अब ऐसी जगह पर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आएगा, पूंजीगत लाभ। ठीक है बच्चे, तो बच्चों अब देखिए आप, जो हमने 100 रुपए की शेयर की बजाय 40 रुपए का शेयर कर दिया, अब उससे क्या असर पड़ता है। ठीक है, हमें 10 लाख रुपए देना है, लेकिन 10 लाख में से 1,20,000 तो हमने कैश दे दिया, अब कितना बचा, 8,80,000। अब भी वही एंट्री होगी, बी लिमिटेड डेबिट 8,80,000, लेकिन अब फर्क देखिए, पहले कितने का शेयर था, एक 100 का, हमने 8,80,000 भुगतान करना था, और पहले 100 रुपए का शेयर था प्लस 10 रुपए प्रीमियम, 110 रुपए के हिसाब से डिवाइड किया। इस बार अब ये नहीं होगा, शेयर कितने का है, 40 रुपए का, तो 40 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये भी तो 10% प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो 40 का 10% कितना होता है, 4 रुपए, तो यानी 44 रुपए से डिवाइड करेंगे। पहले से चेंज आ गया, और 44 2 88 और बाकी 4 जीरो रहेंगी, तो 20,000 शेयर्स हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में कितने शेयर इशू हुए थे, 8,000, अब कितने होंगे, 20,000। वो तो होंगे, वो तो 100 रुपए के शेयर थे, अब तो 40 रुपए के शेयर है। ठीक है, तो 20,000 शेयर इशू होंगे, तो 20,000 शेयर 40 रुपए के हिसाब से कितने के बैठेंगे, 8 लाख के। तो देखिए 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हुआ, 8 लाख। और क्योंकि 20,000 शेयर प्रीमियम पर इशू करने, कितना, 10% प्रीमियम, तो 10% कितना हो जाएगा, 20,000 का 10% 40,000, 40 रुपए का एक शेयर है ना, तो 40 रुपए का 10% कितना होता है, 4 रुपए, तो 4 रुपए, तो 20,000 शेयर पे कितना होगा, 20 चौके 80,000। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो रकम सेम आई है, लेकिन फर्क आ गया, पहले 8,000 शेयर इशू किए गए थे। अब देखिए इसकी बैलेंस जो वो बनेगी नरेशन, द बैलेंस अमाउंट पेड बाय इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 ईच एट 10% प्रीमियम पर शेयर। ठीक, ओके बच्चों, अब हम करेंगे कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, आदत याचनाएं और उन पर ब्याज। देखिए हम अक्सर
जो क्वेश्चन करते हैं 4 स्टेप्स में कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को 4 स्टेप्स में मांग रहे हैं। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 ही स्टेप्स में लिया जाए, कम स्टेप भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन चलिए शुरू में हम समझने के लिए सिंपल 4 स्टेप्स देते हैं, ठीक है। कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं हो सकता कि वो एप्लीकेशन मनी ना दे, ये तो पक्का देगा, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति शुरू में ही एप्लीकेशन लगा देता है और उसमें लिखता है कि सर मैं पैसे बाद में दे दूंगा, आप मुझे शेयर दे दीजिए, कंपनी उसे शेयर अलॉट ही नहीं करती। इसका मतलब है हर व्यक्ति जो शेयर खरीदता है एप्लीकेशन मनी तो 100% देता है, ठीक है। अब रही बात अलॉटमेंट की, इसमें हो सकता है कि कोई व्यक्ति पैसे ना दे पाए, सभी के सभी दे पाए ऐसा आवश्यक नहीं है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी। यानी कोई व्यक्ति यदि गलती करता है, चूक करता है भुगतान करने में, तो वो अलॉटमेंट से स्टार्ट करेगा। क्लियर हुआ। तो अब क्या कहना चाहते हैं हम कि शेयर कैपिटल की जो राशि मांग ली जाए और वो प्राप्त ना हो, उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं, बकाया राशि कहते हैं। और वो अलॉटमेंट से स्टार्ट हो सकती है, वो फर्स्ट कॉल से हो सकती है, वो सेकंड से हो सकती है, लेकिन एप्लीकेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक बात तो ये याद रख लीजिए। चलें आगे। अब रही बात, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अलॉटमेंट नहीं चुकाता, फिर हमने फर्स्ट कॉल मांगी, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाई, हो सकती है उसकी कोई मजबूरी हो। फिर सेकंड कॉल मांगी, अब उसने सेकंड चुका दी, साथ में अलॉटमेंट के भी और फर्स्ट कॉल के भी चुका दी, तो उसने देर की ना। तो यदि कोई व्यक्ति कॉल्स इन एरियर की राशि लेट चुकाता है तो उससे इंटरेस्ट लेने का हक है कंपनी का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो निर्धारित कर सकते हैं कितना लेना है, लेकिन अगर निर्धारित नहीं है तो कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हैं। इससे जो पहले का अधिनियम था, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, उसमें 5% था और इसको 5 को दुगना कर दिया गया है 10% पर एनम। लेकिन बच्चों 10% मत लिखना, 10% पर एनम जरूर लिखना। ऐसा क्यों? 10% का मतलब अगर 2 महीने बाद चुकाता है तब भी 10%, और 2 की बजाय 6 महीने बाद चुकाता है तब भी 10%। लेकिन 10% पर एनम का मतलब है यदि वो 2 महीने बाद चुकाता है तो 10% साल के हिसाब से 2 महीने का कितना बनेगा। अगर वो 6 महीने बाद चुकाता है तो 10% साल के हिसाब से कितना बनेगा, आधा बनेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये याद रखना है। तो 10% पर एनम लिखना है, विशेष ध्यान रखना है पर एनम लिखने में, या हिंदी में लिखे तो वार्षिक लिखे। अब रही बात कैसे करते हैं क्वेश्चन, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड 1000 शेयर्स, एग्जांपल 3 है। इश्यू भी किए और लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिए 1000 शेयर। छोटा क्वेश्चन लेते हैं जो आसानी से समझ में आए। 1000 शेयर्स, कितने शेयर हैं? 1000 ऑफ 10 ईच। द अमाउंट्स वर पेबल एज फॉलोज, और राशियां इस प्रकार से मिलनी है, कैसे? ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹2 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 per share, and on second and final call ₹2 per share। 3 2 3 2, ये याद रखें। 3 2 3 2 टोटल 10 हो गए, ठीक है बच्चे। अब क्या हुआ? ऑल दी अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सभी राशियां समय पर मिल गई, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स बाय मिस्टर अमन। मिस्टर अमन है जिसके पास 100 शेयर है इस कंपनी के टोटल 1000 में से, वो व्यक्ति अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी नहीं देता, फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है जी। यानी एप्लीकेशन दे दी सबने, अलॉटमेंट भी सबने दे दी, अमन ने भी दी, लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगने लगे तब अमन नहीं दे सका। कितने शेयर पे? 100। ओके।
बट व्हेन सेकंड कॉल मनी वाज कॉल्ड अप, लेकिन जब सेकंड कॉल मांगी गई, मिस्टर अमन ऑल्सो पेड द फर्स्ट कॉल मनी विद सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। जब सेकंड कॉल मांगी तो मिस्टर अमन ने फर्स्ट कॉल का भी चुका दिया, सेकंड का तो चुकाया ही चुकाया, वो तो टाइम पे दिया, लेकिन जो फर्स्ट कॉल का लेट हो गया था वो भी अब चुका दिया। ठीक है जी। Show the journal entries in the books of company when the calls in arrear account is opened and when the calls in arrear account is not opened। ये क्या है? यानी calls in arrear account खोला जाए और calls in arrear account ना खोला जाए। देखिए बच्चों, एक टेबल बना रखिए, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कि जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला जाए, और दूसरी साइड में क्या लिखा है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बिना कॉल्स इन अकाउंट खाता खोले। पहले पहला पार्ट करते हैं, दूसरा तभी समझ में आएगा। चले, पहली एंट्री देखिए, पहले तो गौर कीजिए, अमन ने गड़बड़ की है, 100 शेयर पे की है, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। तो सबसे पहले तो पैसा आएगा एप्लीकेशन मनी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना, 1000 शेयर्स इंटू 3000 आ जाएगा सबका, वो ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट एंट्री में, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, 3000 ट्रांसफर, सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री किस बात की होती है बताइए, अलॉटमेंट ड्यू करने की, करिए ड्यू, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 इंटू 2000, फिर बाद में पैसा आएगा बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2000। ये तो सिंपल है। अब यहां से इससे आगे से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉल मनी जब मांगेंगे, हम मानते हैं अमन ने नहीं दिया, लेकिन हम एक बार तो ड्यू सबसे करेंगे, ये मान के चलेंगे सब देंगे, वो तो बाद में पता चलेगा देगा कि नहीं देगा। तो देखिए 1000 शेयर्स पे ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 1000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 3000 ड्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री सेकंड, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करोगे तब क्या एंट्री करोगे बताओ, बैंक डेबिट, ओके, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तो पूरी 3000 की हो जाएगी, 3000 डेबिट था, 3000 क्रेडिट हो गया। क्या बैंक में 3000 आएंगे, नहीं, क्यों, अमन ने नहीं दिए भाई, अमन ने नहीं दिए, तो अमन के कम करो ना, कितने, 100 शेयर पे 3 के हिसाब से 300 रुपए कम, तो बाकी तो आएगा ना, तो 2700 रुपए, 2700 रुपीज बैंक में आएंगे। क्लियर, 300 नहीं आया, जो 300 नहीं आया उसे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। यहां से देखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट खाता खुल गया, ये अलॉटमेंट के टाइम भी खुल सकता था यदि वहां ना देता तो, लेकिन वहां तो दे दिया था तो वहां तो नहीं खुला, लेकिन फर्स्ट कॉल में जब नहीं आया तब कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुला। और गौर करो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट शुरू में डेबिट हुआ है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब आगे चलते हैं, जब आप सेकंड कॉल ड्यू करोगे, थर्ड पॉइंट देखिए, एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो यहां पर तो मान के चलोगे सभी देंगे, एक बार तो ड्यू करते हैं सबके लिए, तो वही शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 शेयर पे 2 के हिसाब से 2000 रुपए। ठीक, अब फोर्थ एंट्री में अब आप एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मिलेगी उस वक्त की एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितने की थी सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2000 की, तो 2000 क्रेडिट कर दिया। क्लियर, बैंक में भी 2000 आएंगे, ओके, लेकिन प्लस और आएगा, बताइए क्या आएगा, अमन के पैसे। अमन ने कितने नहीं दिए थे, 100 शेयर पे 3 के हिसाब से 300 रुपए नहीं दिए थे, अब दे रहा है ना, तो बैंक में 300 प्लस आएंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है, 2000 प्लस 300, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको अभी याद कराने के लिए करवाया। आप क्या लिखेंगे, टोटल 2300, वो तो समझाने के लिए क्या कि 2000 उस बात के आएंगे, किसके, शेयर सेकंड कॉल के, और
300 किस बात के आएंगे, कॉल सिनेरियो के। तो बेटा 2300 रुपए बैंक में डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना हुआ, सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना हुआ 2000। तो बाकी 300 किस बात के आएंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट 300। बताइए, ठीक है, ओके 300 क्रेडिट। तो देखा पहले कॉल्स इन अकाउंट डेबिट हुआ था और अब कॉल्स इन अकाउंट क्रेडिट हो गया, आपस में कट गया। क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ कि यदि हमारे पास विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अकाउंट हो तो क्या करेंगे, यानी हमें विदाउट ओपनिंग, बिना कॉल्स इन एरियर खाता खोले काम करना है। तो लीजिए पहले पार्ट में देखिए, फर्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितना करा था 1000 इंटू 3, 3000। यहां भी सेम एंट्री है, 3000 ड्यू करा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी ड्यू सेम, कोई चीज। अब जब पैसे आएंगे, पैसे आते समय यहाँ कितने आए, फर्स्ट महीने में सेकंड जो एंट्री लिखी है यहाँ पे 2700 रुपये आया ना 2700 रुपये। तो 2700 आया है तो वहां पर भी 2700 रुपये आएंगे, 2700 आने तो उतना ही है। लेकिन फर्स्ट मेथड में देखिए, आपने फर्स्ट कॉल को पूरा 3000 से क्रेडिट कर दिया, जो 3000 डेबिट था वही 3000 क्रेडिट कर दिया, कट गया, लेकिन कॉल्स इन एरियर खाता खुल गया। अब क्योंकि मेथड दूसरा विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खाता खोले करना है, तो बच्चे यहां पर आप फर्स्ट कॉल को कम लिखोगे, इसी को कम कर दो। आपका डेबिट कितना हुआ था इससे पहले 3000, अब वापस जब क्रेडिट करोगे, यानी जब पैसा आया बैंक में तो 2700 आया, तो किसका आया, फर्स्ट कॉल का आया। आप 300 रुपये कम लिख दीजिए, लेकिन कॉल्स इन एरियर खाता नहीं खोलना है, क्योंकि कहा है उसने ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट में जब सेकंड कॉल ड्यू करोगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल, पहले मेथड में भी 2000 से ड्यू होगी और दूसरे में भी 2000 से ड्यू होगी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी सेम, पहले में फर्स्ट कॉल ड्यू सेम, दोनों में सेकंड कॉल ड्यू सेम, फर्क आ रहा है जब अमाउंट आ रही है। अब देखिए, अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, जब सेकेंड और फाइनल कॉल का मनी मिलता है तब क्या होता है। पहले मेथड में देखिए, बैंक डेबिट 2000 तो आया सेकेंड कॉल का, सेकेंड में चलिए बैंक डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यहां भी 2000 आया सेकेंड कॉल का, दोनों सेम। पहले में चलिए 300 रुपये एक्स्ट्रा आया तो बैंक में 2300 हो गया, दूसरे में देखिए वहां भी 2300 आया है, 300 रुपये एक्स्ट्रा है। पहले में चलिए, पहले में क्या लिखा है, 300 किस बात का है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल दिया, इसलिए यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आपस में कट जाएगा। क्लियर है, पहले कॉल्स इन एरियर डेबिट था, अब यहाँ पे क्रेडिट होगा। इस मेथड में देखिए, इसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने खोला ही नहीं, ओपन ही नहीं करा, तो उसे क्लोज कैसे करोगे। तो क्या करोगे, याद करो, फर्स्ट कॉल आपने कम क्रेडिट की थी, डेबिट फर्स्ट कॉल ज्यादा की थी लेकिन क्रेडिट कम की थी, तो अब जो पैसा आएगा वो फर्स्ट कॉल क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल तो होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी जहां कॉल्स इन एरियर लिखना था उसकी बजाय फर्स्ट कॉल लिखेंगे। क्या क्लियर हो गया, समझ में आई बच्चे। तो देखा, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखो तब भी ठीक है क्वेश्चन, बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट के भी ठीक है। हाँ, अगर बाय द वे फर्स्ट कॉल के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती, तो पहले मेथड में तो आप कॉल्स इन अकाउंट खोल के चले थे, दूसरे में कॉल्स इन नहीं खोला, लेकिन बैलेंस शीट में दोनों ही दशाओं में आप लेस कॉल्स इन लिखोगे। जहां शेयर कैपिटल करोगे ना नोट्स टू अकाउंट्स में, तो शेयर कैपिटल में सबसे नीचे लिखा था लेस कॉल्स इन एरियर, और लास्ट में होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ऐड, तो वहां पर कॉल्स इन एरियर लेस किया जाएगा। ठीक है, चाहे अकाउंट खुले चाहे ना खुले। तो क्या फर्क देखा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर खुलता है तो बाद में पैसा कॉल्स इन एरियर का आता है, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खुलता है तो बाद में पैसा, अगर अलॉटमेंट का नहीं आता तो अलॉटमेंट क्रेडिट, फर्स्ट कॉल का नहीं आता तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट, सेकंड कॉल का नहीं आता तो लेट आता है तो सेकंड कॉल का क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, अब सवाल आता है सर कौन से मेथड का यूज करें। वैसे बच्चों कोई सा करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बताऊं,
आगे हम जब जब्त की एंट्रियां करेंगे तो ज़्यादातर में हम सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि फर्स्ट का यूज़ नहीं सीखना, क्योंकि कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आपके सामने क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। तो आपको दोनों मेथड सीखने हैं। आप कॉमर्स में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको दोनों मेथड सीखने पड़ेंगे। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाओं को संभालेंगे, तो आपको दोनों भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे समझ में? चलिए बच्चों, आज का लेक्चर समय को ध्यान रखते हुए यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।